आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर की बेसिक से लेके एडवांस तक जो टॉपिक उठाई गई थी पिछली क्लासेज में, जैसे बायोस, बूट, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, बस, डेटा कंट्रोल एड्रेस बस, थ्रूपुट, वर्ड लेंथ, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे विस्तार से। और इस कंप्यूटर साइंस की क्लास में पूरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझेंगे कि कंप्यूटर का स्विच ऑन करने के बाद, उसको चालू करने के लिए स्विच ऑन करने के बाद कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे विस्तार से। जैसे आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जब भी कंप्यूटर का स्विच हम ऑन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर स्विच, तो कंप्यूटर तुरंत स्टार्ट या चालू नहीं हो जाता है, या ये बोले कि तुरंत डेस्कटॉप बंद करके नहीं आता है कि आप कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दें। आपके पावर स्विच ऑन करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद डेस्कटॉप बंद करके आता है। मीन्स कहने का ये कंप्यूटर स्टार्ट होने में समय लेता है या डेस्कटॉप बंद के आने में कुछ समय लगता है। कितना समय लगता है ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पर निर्भर करता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पावर स्विच ऑन करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, कौन एक्टिव होता है, कंप्यूटर कैसे चालू होता है, कब डेस्कटॉप बंद करके आता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेस्कटॉप बनाने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, इन सारे पॉइंट्स पे आप आज ध्यान देंगे। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आपने उसका पावर स्विच ऑन किया, और पावर स्विच ऑन करने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है और कौन एक्टिव होता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक्टिव होता है बायोस। पहली पॉइंट, कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर उस पर काम करने तक की पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे इस क्लास में। स्टार्ट होने से लेकर काम करने तक जो हम काम करते हैं, हम मतलब यूजर। तो मैंने कहा कि जब भी कंप्यूटर का पावर स्विच आप दबाएंगे, मीन्स कंप्यूटर को चालू करेंगे, तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक्टिव होता है बायोस, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस एक्टिव होके क्या करता है, बायोस के 3 काम है, मुख्यतः 3 काम है। नंबर 1 पोस्ट, नंबर 2 बूट, नंबर 3 कम्युनिकेट। हम यहां बात कर रहे हैं कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर काम करने तक की पूरी प्रक्रिया के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कंप्यूटर का स्विच आप ऑन करेंगे, पावर स्विच आप ऑन करेंगे, तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक्टिव होगा बायोस। बायोस है क्या? बायोस खुद एक सॉफ्टवेयर है और ये कंप्यूटर की प्राइमरी या मेन मेमोरी, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रोम में रहता है। रोम में, रैम में नहीं, रोम में रहता है। यानी कि इस बायोस को स्टोर करने के लिए, इस बायोस को जमा करने के लिए कंप्यूटर में एक रिजर्व मेमोरी यूज की गई है, उस मेमोरी का नाम है रोम। अभी हम रोम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर का स्विच आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले एक्टिव होता है बायोस, और ये बायोस एक्टिव होने के बाद कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स की पावर सप्लाई को चेक करता है। ठीक घर के एक बुजुर्ग की तरह, सुबह होता है तो सबसे पहले घर के बुजुर्ग जगते हैं और सबको जगाते हैं, देखते हैं घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं है। वही आप कंप्यूटर में बायोस का है। आप पावर स्विच ऑन करेंगे, बायोस जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है,
कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रोम में रहता है, ये एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद सबसे पहले क्या करता है तो पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि बायोस पावर ऑन होने के बाद कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की पावर सप्लाई को टेस्ट करता है, यानी कि चेक करता है। और जब पावर सप्लाई ओके होगी, सही होगी, डन होगी, तो फिर बायोस ढूंढना शुरू करेगा इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, सेकेंड मेमोरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इस मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के स्टार्ट से अंत तक की प्रोसेस पे। तो पावर सप्लाई को टेस्ट करने के बाद बायोस सर्च करता है, ढूंढता है सेकेंडरी मेमोरी को, और आमतौर पे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क। तो बायोस ढूंढता है सेकेंडरी मेमोरी को और ढूंढते ढूंढते पहुंचता है हार्ड डिस्क के पास। और हार्ड डिस्क में उसको एक बंदा चाहिए। कौन सा बंदा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर की तमाम गतिविधियों को संभाले और कंट्रोल करे। हाँ, बायोस हार्ड डिस्क को ढूंढते, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढते ढूंढते जाएगा हार्ड डिस्क के पास। अगर उसको वहां हार्ड डिस्क मिल गया तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की सारी कार्यभार दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर बायोस को हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला तो बायोस आपके स्क्रीन पे लिख देगा नो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले एक्टिव होता है कौन? बायोस। उसके बाद बायोस जाता है किसके पास? हार्ड डिस्क के पास, और हार्ड डिस्क में ढूंढता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसको वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, उसको वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा तो बायोस अपना काम सौंप देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि लो भाई तुम संभालो, अब मैं चला, मेरा काम खत्म। वहां से जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम संभाल लेगा तो वहां से बायोस का काम खत्म हो जाएगा। अब बायोस का काम तब शुरू होगा जब दोबारा मशीन को चालू करेंगे तब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर रहता है सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे हार्ड डिस्क में यहां पे दिखाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास में इसको देखेंगे। अभी मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8 के बाद 8.1 और सीधे 10 आया, फिर 11 आया। लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है किसमें? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है। तो अब जब बायोस को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा हार्ड डिस्क में तो बायोस अपना सारा काम काज सौंप देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और खुद हट जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से जाएगा रैम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्ड डिस्क से रैम में जाने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम बोलते हैं बूटिंग प्रक्रिया या बूटिंग प्रोसेस। आपसे कोई पूछे बूट होना, तो बूट होना मीन्स मशीन का स्टार्ट होना। मैं अगर संक्षेप में बात करूं, हालांकि बूटिंग प्रोसेस में कुल 7 चरण है, 7 स्टेप। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में जाता है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम बनाया मैंने, यहां दिखाया गया हार्ड डिस्क को। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हार्ड डिस्क में। जब कंप्यूटर बूट होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से जाएगा रैम में। हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई ऐप, कोई गेम, कोई इमेज, कोई विजुअल, कोई लैंग्वेज, जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर है सब रहता है हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क एक अस्थायी मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक फिक्स्ड डिस्क है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर आते हैं वो सब हार्ड डिस्क पे रहते हैं। लेकिन जब हम उनको ओपन करते हैं, उनको यूज में लाते हैं तो वो हार्ड डिस्क से चले आते हैं रैम में। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान ऑफ ड्यूटी से ड्यूटी पे नहीं है तो घर में पड़ा है, जब वो ऑन ड्यूटी आ गया तो ऑफिस में आ गया। ऐसे सॉफ्टवेयर काम है, सॉफ्टवेयर यूज में नहीं है तो पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर घर है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से चलाएगा रैम में। तो हम कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर का घर है
और रैम सॉफ्टवेयर का ऑफिस है, ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड है, पड़ा हुआ है, यूज में नहीं है तो हार्ड डिस्क में है। जब सॉफ्टवेयर को यूज में लाएंगे, फाइल को यूज में लाएंगे, सॉफ्टवेयर को फाइल को ओपन करेंगे तो वो चलाएंगे कहां पे, रैम में चलाएंगे। आगे अब जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, डेस्कटॉप बंद करके आ गया। जब डेस्कटॉप बंद करके आ जाएगा तभी आप कंप्यूटर को चला पाएंगे। ये जो स्क्रीन खुल करके आती है इसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। जब डेस्कटॉप बंद करके आ जाएगा तभी आप कंप्यूटर को चला पाएंगे। और डेस्कटॉप बनाने का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डेस्कटॉप बंद करके ना आए तो आप मशीन को चला नहीं पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि स्विच ऑन करने के बाद सबसे पहले एक्टिव होता है बायोस। वो पावर सप्लाई को टच करता है, वो कंप्यूटर को बूट कराने की जिम्मेदारी सौंप देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट कराने का काम करता है। और जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से निकल के आता है रैम में। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से निकल के आ रहा है रैम में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। और इसमें कुल 7 स्टेप हैं, आगे देखेंगे इनके बारे में। और जब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो बंद करके आएगा डेस्कटॉप। और जब डेस्कटॉप बंद करके आएगा तभी हम मशीन को चला पाएंगे या मशीन पे काम कर पाएंगे। आगे तो सपोज दैट हमें कोई काम करना है और हमारा डेस्कटॉप बंद करके आ गया। अब डेस्कटॉप बंद करके आ गया तो आप कोई काम करेंगे और कोई भी काम करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी काम करने के लिए आप ओपन करेंगे कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, मीन्स कोई ऐप ओपन करेंगे। जैसे हमें कुछ गणनाएं करना है तो हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में है, एक्सेल कंप्यूटर में है, लोड है तो वो हार्ड डिस्क के अंदर है। जब आप उस एक्सेल को ओपन करेंगे तो कहां आएगा, रैम में। जैसे यहां हमें एक्सेल दिखाई दे रहा है, एक्सेल कंप्यूटर में लोड है तो वो हार्ड डिस्क के अंदर है। जैसे एक्सेल को खोलेंगे ये आ जाएगा रैम में। अब एक्सेल आ गया रैम में। अब सवाल है कि 2 मेमोरी क्यों, हार्ड डिस्क भी और रैम भी। इस मुद्दे पे आगे बात करेंगे, अभी बस समझ रहे हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो अब ये जो एक्सेल खुला हुआ है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये अब हार्ड डिस्क में नहीं है, ये कहां पे है, रैम में है। रैम को कंप्यूटर की प्राइमरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। आपसे कोई बात करे मेन हार्डवेयर तो माइक्रो प्रोसेसर, आपसे कोई बात करे मेन सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपसे कोई बात करे मेन मेमोरी की तो रैम। आगे तो मैंने कहा कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद डेस्कटॉप बंद करके आ गया और हमने अपने काम के लिए कोई ऐप ओपन कर लिया, ऐप आ गया रैम में। अब यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप डेटा कमांड इनपुट करेंगे। मैंने कहा आप यहां पे डेटा कमांड इनपुट करेंगे। जैसे हमें 12 और 12 को जोड़ना है, सपोज दैट मान के चलते हैं कोई भी यहां पे कोई भी डेटा कमांड हो सकता है। और आपको मैं यहां बतला दूं एक बात और कि जो 12 और 12 2 बार लिखे हैं, ये 12 और ये 12 डेटा है। डेटा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका वीडियो बना के डाला गया है। और जो प्लस है, प्लस डेटा नहीं है, प्लस कमांड है। तो हम सॉफ्टवेयर में डेटा कमांड इनपुट किए। याद रखना है जो सॉफ्टवेयर खुला एक्सेल ये रैम में है और यहां जो डेटा कमांड हम इनपुट कर रहे हैं ये भी रैम में है। और रैम एक मेमोरी है, रैम उसको जोड़ने काम नहीं करेगा, रैम गणना नहीं करता है, रैम प्रोसेसिंग नहीं करता है, रैम सिर्फ डेटा कमांड को अस्थायी रूप से जमा करने का काम करता है। अब यहां से जब हम इंटर की दबाएंगे, यहां से इस पे प्रोसेसिंग करने के लिए, इस पे गणना करने के लिए जब हम इंटर की प्रेस करेंगे, इंटर की प्रेस किया तो ये डेटा कमांड रैम से निकलेंगे और चले जाएंगे, रैम से निकलेंगे और चले जाएंगे सीपीयू के पास, सीपीयू के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रैम सिर्फ स्टोर करता है, कैलकुलेशन करने काम या प्रोसेसिंग करने काम कंप्यूटर में कौन करेगा? कंप्यूटर में कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करने काम करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक बात और मैं बतला दूं, कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं कि बहुत सारी किताबों में मैं देखता हूं कि चित्र बन करके आ रहा है, चित्र बन करके आ रहा है सीपीयू का, और वो चित्र क्या है? वो चित्र ये है,
इसी को लोग बोल देते हैं सीपीयू। और मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये बहुत सारी किताबों मैंने देखा है कि इसी को लोग बोल देते हैं सीपीयू और चित्र बना के लिख देते हैं भाई ये सीपीयू नहीं है, ये कैबिनेट है। आज के बाद ध्यान रखना है, ये कैबिनेट है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको उसका फोटो दिखा दे रहा हूं। तो सीपीयू में और कैबिनेट में फर्क है। सीपीयू अलग चीज है और कैबिनेट अलग चीज है। जिसको लोग लिखते हैं सीपीयू, वो सीपीयू नहीं है, वो कैबिनेट है, ऐसे दिखाई देता है। ये सामने का पोर्शन है और ये एक ओपन कैबिनेट है, खुला हुआ कैबिनेट है, आप देख सकते हैं। तो आज के बाद ध्यान देना है कि जिसको आप देखते हैं किताबों में सीपीयू के रूप में, वो सीपीयू नहीं है, वो एक कैबिनेट है। उस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड रहता है और उस मदरबोर्ड पे रहता है सीपीयू। जैसे आप ये देखिए, मेरे हाथ में ये बोर्ड है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, और इसी मदरबोर्ड पे यहाँ पे एक जगह बना हुआ है, एक जगह बना हुआ है। इस जगह को हम बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। ये मैं ओपन कर रहा हूँ सीपीयू सॉकेट, और इस सीपीयू सॉकेट में यहाँ पे एक चिप निकल रहा है, ये एक चिप निकल रहा है, इसी को बोलते हैं सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सीपीयू है, ये सीपीयू भाई, ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू नहीं है, ये ओनली बाहरी कवर है, कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर कई चीज रहता है। इसी कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड रहता है, उसी मदरबोर्ड पे लगा रहता है सीपीयू, इसी मदरबोर्ड पे लगा रहता है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, ये रैम लगा रहता है। उसी कैबिनेट के अंदर, उसी कैबिनेट के अंदर हार्ड डिस्क रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क कई प्रकार के होते हैं, एसडीडी, एसएसडी, यूएसबी। तो आज के बाद उसे कोई सीपीयू नहीं कहेगा, वो एक कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर, फिर से बोल दे रहा है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे रैम, रोम, कैश मेमोरी, सीपीयू इत्यादि रहते हैं। उसी कैबिनेट के अंदर हार्ड डिस्क रहता है, और डेस्कटॉप पीसी में उसी कैबिनेट के अंदर आता है एक पावर सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस। ये भी आपको ध्यान देना है। और ये सीपीयू है जिसको मैं दिखा रहा था, ये सीपीयू का फोटो है, लिखा है इंटेल। इंटेल मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की सबसे पहली और बड़ी कंपनी है सीपीयू का निर्माण करने वाली। तो वापस अपने मुद्दे पे आते, टॉपिक पे। कंप्यूटर स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर ओपन किया, कोई डेटा कमांड हमने चलाया, तो जो डेटा कमांड हम चला रहे हैं वो डेटा कमांड रैम से जाएंगे सीपीयू के पास, रैम से जाएंगे सीपीयू के पास। अब जो डेटा कमांड है वो रैम से सीपीयू के पास कैसे जाएगा, रैम से सीपीयू के पास कैसे जाएगा? तो डेटा कमांड रैम से सीपीयू के पास जाता है जिस वायर के द्वारा, जिस तार के द्वारा, उस तार को हम बोलते हैं बस। बस, BUS, बस। तो बस मीन्स वायर, तार, सर्किट। बस के द्वारा ही डेटा एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में ट्रांसफर होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि बस विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि बस डिफरेंट हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है। ये बस है, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट करने वाले हार्डवेयर है, इन सारे को जोड़ने का काम करते हैं। जो वायर, जो तार, उनको हम बोलते हैं बस। और यहाँ पे बस दिखाया गया है, 3 बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस। तो आपको ध्यान देना है कि बस मीन्स वायर, तार, सर्किट। क्या करता है, एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से, जैसे सीपीयू को मेमोरी से जोड़ने का काम करता है। किस मेमोरी या कौन सी मेमोरी? रैम। तो आपका जो डेटा है, जो कमांड है, वो आपका सॉफ्टवेयर रैम में है। उस सॉफ्टवेयर में जो डेटा कमांड इनपुट करेंगे वो भी रैम में है। लेकिन जब डेटा कमांड इनपुट करके आप इंटर की प्रेस करेंगे तो वो डेटा कमांड रैम से जाएगा सीपीयू के पास। क्यों? क्योंकि सीपीयू गणना करता है, रैम गणना नहीं करता है।
तो जो भी डेटा कमांड आप इनपुट करेंगे वो प्रोसेसिंग के लिए, वो एग्जीक्यूशन के लिए, उस पर गणना होने के लिए वो जाएंगे सीपीयू के पास। किसके द्वारा जाएंगे? बस के द्वारा जाएंगे। बस क्या है? बस एक तार है, वायर है, सर्किट है जो एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर जोड़ने का काम करता है। हालांकि बस कई प्रकार के होते हैं, एफएसबी, यूएसबी, और एफएसबी 3 प्रकार के होते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। अब यहां पे तो हमारा डेटा, हमारा कमांड रैम से चला गया सीपीयू के पास। किसके द्वारा? बस के द्वारा। अब सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू उसके ऊपर गणना करेगा। हालांकि सीपीयू के काम करने के 3 चरण हैं, 3 स्टेप है। या अपनी भाषा में कर सकते हैं, 3 नहीं 4, अपनी भाषा में कर सकते हैं। सीपीयू के 4 काम हैं, 4 काम है। नंबर 1 फेच, नंबर 2 डिकोड, नंबर 3 एग्जीक्यूट, नंबर 4 राइट बैक। तो आपका डेटा कमांड रैम से गया सीपीयू के पास बस के द्वारा। सीपीयू के 4 काम, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। ये ठीक वैसे ही जैसे आप क्लास में बैठे हैं और मैं आपको कोई काम दिया, कोई सवाल दिया, जैसा वही सवाल जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं 12 या कोई भी सवाल ले लें, वो मैंने आपको दिया, तो आप पहले सवाल को कॉपी पे लिखेंगे या सवाल को एक्सेप्ट करेंगे, ये कहलाएगा फेच। आप सवाल को पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ये कहलाएगा डिकोड। आप सवाल को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कहलाएगा एग्जीक्यूट। और जो जवाब आएगा वो आप मुझे बतलाएंगे, यानी जहां से सवाल आया है वहीं जवाब भेजेंगे, तो ये कहलाएगा राइट बैक। ठीक इसी प्रकार से सीपीयू काम करता है। जो डेटा कमांड आपने अप्लाई किया, वो डेटा कमांड जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू उसको एक्सेप्ट करेगा, ये कहलाएगा फेच। सीपीयू से समझेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ये कहलाएगा डिकोड। सीपीयू उसके ऊपर गणना करेगा, ये कहलाएगा एग्जीक्यूट। और सीपीयू जो जवाब आएगा उस जवाब को वापस कर देगा रैम को, ये कहलाएगा राइट बैक। इस प्रकार से कंप्यूटर के काम करने का एक चरण पूरा हो जाएगा।